हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम मध्य प्रदेश के क्लास 8 के विज्ञान में चैप्टर देख लेते हैं। पाठ का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा पार्ट देख लेते हैं। पाठ का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। इसमें देखना कि सूक्ष्म जीव हमारे जीव होते हैं जो कि मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं। इसमें आइए हम लोग देख लेते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक जीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इन्हें हम किसी यंत्र की सहायता से देखते हैं। आपने देखा हो कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आप काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती है। हम लोग सूक्ष्म जीव देख लेते हैं। बगीचे अथवा मैदानों में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इनमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखेंगे? एक तालाब। दूसरा प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। एक तालाब पोखर में जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें, इनका परीक्षण कीजिए। प्यारे बच्चों, आप इन दोनों क्रिया को जब देखेंगे तो हमारी स्लाइड पर बहुत छोटे छोटे जो कि कीटाणु चलते हुए इधर उधर हिलते हुए दिखाई देंगे। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? हम लोग को उसमें जो कि दिखाई देंगे। हम लोग आगे देख लेते हैं। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जीव जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते। यही कारण कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई दे वो क्या है? सूक्ष्म जीव है। बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसके हम नहीं देख सकते। गंदा पानी, मिट्टी में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और कुछ शैवालें। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। आगे चित्र में होगा। हम लोग विषाणु देख लेते हैं। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे तथा जंतु की कोशिकाओं में गुणन करते हैं। विषाणु 2.1 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। ये जो कि वायरस है, ये भी एक हमारा सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये कुछ क्या है? भिन्न है। ये केवल पौधों या जंतुओं के शरीर में आ जाएगा तभी जो कि हमारा ये गुणन करेगा, मतलब वृद्धि करेगा, नहीं तो उसी तरह से निर्जीव पड़ा रहेगा। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं।
देखिए हमारा बनाया हुआ है स्पाइरल जो है कि जीवाणु, क्षणनिमा जीवाणु, देखिए हमारा शैवाल, स्पाइगोरा, अमीबा, ये हमारा जो कि पैरामीशियम है, ये सब सभी क्या है, ये सब सूक्ष्म जीव हैं। देखिए ये सब बना हुआ है हमारा। ये है जो हमारा विषाणु का जो कि चित्र है। हम लोग आगे देख लेते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत में ऊष्मा स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीरों में के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सूक्ष्म जीवों पर आश्रित होते हैं। प्यारे बच्चों, ये सूक्ष्म जीव जो कि कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। ये मरुस्थल में भी पाए जा सकते हैं, पानी में भी पाए जा सकते हैं, बर्फ में भी पाए जा सकते हैं। ये सामान्य रूप से सब जगह पाए जा सकते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक। इन जीवों में रोग होने के कारण है। आइए विस्तार से इनका अध्ययन करें। सूक्ष्म जीव और हम। प्यारे बच्चों, हम लोग जो कि सूक्ष्म जीवों से घिरे हुए हैं। इसी में से कुछ जीव जो है सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं तो कुछ हानिकारक होते हैं। आइए हम लोग इसका अध्ययन करें। हम लोग मित्रवत सूक्ष्म जीव देख लेते हैं। जो हमारे मित्र सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग में किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। जो सूक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। और प्राचीन काल से ही जो है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शराब बनाने में, एल्कोहल में शराब बनाने में किया जाता है। हम लोग आगे देखते हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के कार्बनिक अवशिष्ट का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जो आदमी मर जाता है या जंतु अवशेष होता है या घर से सब्जी जो कच्चा निकलता है, सूक्ष्म जीव जो कुछ अपघटित कर देते हैं। स्मरण रखिए, मतलब याद रखिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इनका उपयोग और कहाँ किया जाता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जाता है, क्योंकि इनसे नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड का बनना हम लोग आगे देख लेते हैं। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा, जिसमें दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? तो इसमें देखते हैं दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। रवा, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठन दही ही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे में किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। एक बर्तन में आधा किग्रा आटा एवं मैदा लेकर उसमें थोड़ा सा चीनी डालकर गर्म मिला लीजिए। हम लोग आगे देख लेते हैं।
यहाँ है। इनमें थोड़ा मात्रा ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए और 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि आपने गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ पाया। जब हम उसको मिलाकर उसमें ईस्ट पाउडर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा आटा फूल जाता है, ये इससे उठा हुआ है। हम लोग आगे देख लेते हैं। ईस्ट जो है कि तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, जो कि 2.6 में ईस्ट क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से जनन करते हैं और जो कि श्वसन द्वारा उस मैदे को कार्बन डाइऑक्साइड से फुला देते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिकरण उपयोग बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। यह गंध एल्कोहल की है। चीनी में एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना। चीनी में एल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो कि किण्वन कहलाता है। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। किण्वन की खोज किसने किया था, लुई पाश्चर ने, जो कि 1857 में किया था। हम लोग देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य जीव प्रतिरोधक गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा इनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें सुई देता है या गोली देता है, उसमें क्या है, एंटीबायोटिक देता है, जो हम जीवाणुओं को बढ़ने से रोक देता है और उन्हें मारने लगता है। कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। हम लोग आगे देख लेते हैं। एडवर्ड जेनर ने जो है कि चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। जो किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने 1798 में तो चेचक के लिए खोज किया था टीके का। हम लोग आगे देख लेते हैं। हम लोग वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। शरीर की यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करे तो उसे किस प्रकार लड़ा जाए। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारे लिए सदा सुरक्षा देती है। इस प्रकार हम टीका या वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। वैक्सीन में क्या किया जाता है, उसके जो कि बहुत सूक्ष्म जीव कमज़ोर मात्रा में हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है और जो कि हमारे शरीर उससे लड़ने लगता है तथा हमारे अंदर क्या होता है, उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाता है। अगर भविष्य में वो कभी आएगा तो हमारा शरीर जान जाएगा कि हमें उसके किस अनुसार लड़ना है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि देख लेते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जो कि कुछ हमारे नीले हरे शैवाल जो है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का क्या करते हैं, अवशोषित करके हमारी मिट्टी में मिला देते हैं। इस क्रिया को हम लोग
स्थितीकरण कहते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा नाइट्रोजन स्थितीकरण का नीले हरे सवाल। ये सब इस तरह से है जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को जो कि सोख लेते हैं। हम लोग देखते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण। आपने विद्यालय में माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और एक दूसरे विद्यार्थियों ने घेरों एवं बगीचों से पत्तियों एवं फल सब्जियों का कच्चा एकत्र करके उनसे निपटान के लिए बनाए गए गड्ढों में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने में यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। जब स्कूल में माली जो कि पेड़ पौधों को काटता है, फल बगीचे को तो क्या करता है, ले जाकर गड्ढे में डाल देता है। तो बूझो और पहले ये जानना चाहती है कि वो खाद में किस तरह से परिवर्तित हुआ। हम लोग आगे देख लेते हैं। क्रियाकलाप 5। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी में आधा भर दीजिए। ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कच्चा भर दीजिए तथा बी गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, कुछ प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। क्या आप दोनों गमलों में वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे गमला ए में पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्टों का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। यह प्रक्रिया बने पोषक तत्व पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों इस प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव इन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सके। जब हम लोग 2 गमला लेते हैं, एक गमले में जो कि पेड़ पौधे पत्ते डाल देते हैं, दूसरे में कांच प्लास्टिक की बोतल डाल देते हैं, तो क्या होता है 3-4 हफ्ते बाद इसमें जो कि अपघटित होकर खाद में बदल जाता है। लेकिन ये जो कि खाद में हमारा परिवर्तित नहीं होता है। ये किस कारण होता है? हमारे सूक्ष्म जीव इसको अपघटित कर कर खाद में परिवर्तित कर देते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव क्या कहते हैं? हमारे भोजन, कपड़े और चमड़े की जितनी भी वस्तुएं होती है उसे क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। इनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में आप अधिक जानकारी प्राप्त करें। हम देखते हैं मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। हम लोग देख लेते हैं मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, जो मनुष्य में जो कि रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जीव कैसे हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं? या तो हम लोग सांस लेते हैं उसके द्वारा, या जल द्वारा, या भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर रोग का संचरण हो सकता है। या एक रोगी दूसरे रोगी से मिल रहा है तो भी क्या होगा? उससे दूसरे को हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग को जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, जिसे संचरीकरण रोग कहते हैं। एक रोगी द्वारा दूसरे रोगी को पहुंचने वाला जो है कि रोग क्या कहलाएगा? संचरणीय रोग कहलाएगा। एक को है, दूसरा उसके संपर्क में आया और दूसरे को हो गया, इस प्रकार का रोग क्या कहलाएगा? संचरणीय रोग कहलाएगा। ये रोग जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। हम लोग को सर्दी पकड़ता है तो सामने वाले को भी सर्दी पकड़ लेता है अगर वो हमारे संपर्क में आता है। या दूसरे को सर्दी पकड़ा, हम उसके संपर्क में जाएंगे तो हमें भी क्या होगा? सर्दी पकड़ लेगा। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों
उसके साथ हजारों रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को जो है कि सर्दी जुकाम हुआ है तो छींकेगा तो उसके साथ जो है कि बहुत सारे वायरस बाहर निकल जाएंगे और सामने जो सांस लेगा उसके सहायता से उसके कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे शरीर में। तब आप संचयी रोगों को फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं? आप इन संचयी रोगों को फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं, हम लोग देख लेते हैं। हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही होगा, संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। हमें क्या करना चाहिए, छींकते वक्त या खांसते वक्त मुंह पर क्या रखना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खांस या छींक रहा है तो उससे हमें क्या कर लेना चाहिए, दूरी बना लेना चाहिए। हम लोग आगे देख लेते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगाणु जीवों, सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कुछ कीट भी ऐसे जंतु भी हैं जो क्या करते हैं, इस वायरस को, सूक्ष्म जीवों को अपने साथ लेकर घूमते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक अच्छा उदाहरण। घरेलू मक्खी क्या है, सूक्ष्म जीवों को अपने साथ पैरों में लेकर घूमती है। ये इसका एक अच्छा उदाहरण। मक्खी कूड़े जंतु के अपशिष्ट पर बैठता है, रोगाणु के उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। वो जीवाणु क्या करेगा, उसके शरीर में चिपक जाएगा। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। अब जो भोजन पर बैठेगी तो वो क्या, सूक्ष्म जीव कहाँ चले जाएंगे, हमारे भोजन में चले जाएंगे। हम लोग आगे देख लेते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर का एक अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है। प्लाज्मोडियम का क्या है, ये वाहक है। ये मच्छर जो है कि अपने शरीर में ही मलेरिया का परजीवी लेकर घूमता है। मादा एडीज मच्छर डेंगू का वायरस वाहक है। और मादा जो कि एडीज क्या, डेंगू वायरस को अपने साथ लेकर घूमती है। यह मलेरिया एवं डेंगू को नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? हम लोग जो है कि मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित होने दें? अध्यापक या कोई बड़े व्यक्ति बताते हैं कि हमें आसपास पानी, या ऐड में भी, टीवी में भी प्रचार देता है कि आप लोग अपने आसपास पानी एकत्रित नहीं होने दें। ऐसा क्यों, हम लोग आइए इसके बारे में देख लेते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, सभी मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं, जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं रुकना नहीं रहने देना चाहिए। हमें पानी को कहीं भी एकत्रित नहीं करना चाहिए। कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। अगर हमारे आसपास कहीं पानी एकत्रित नहीं है तो मच्छर जो कि पैदा नहीं होंगे। हम लोग आगे देख लेते हैं। एक तालिका बनाया हुआ है। मानव रोग, रोगाणु सूक्ष्म जीव जो जिससे रोग उत्पन्न होता है, बढ़ने का तरीका किसके कारण ये फैलता है, इसके हम लोग उपाय भी देख लेते हैं। क्षय रोग जीवाणु किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। और तरीका वायु द्वारा। खसरा वायरस से फैलता है, ये भी वायु द्वारा। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। अगर किसी को हो गया है तो दूसरे व्यक्ति से क्या करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण अलग करना चाहिए। अगर किसी को हो गया है तो उस व्यक्ति को जो है कि दूसरे व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। उसके वस्तुओं को भी दूसरे व्यक्ति को उपयोग नहीं करना चाहिए और उसका टीकाकरण करना चाहिए। यहाँ और इसमें है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से फैलता है वायु या सीधे संपर्क में आने से। पोलियो, ये भी वायरस से फैलता है और इसका वाहक जो है कि वायु और जल है। हम लोग दूसरा देख लेते हैं आगे। हैजा, ये जीवाणु से फैलता है, इसका माध्यम जल और भोजन हो सकता है। टाइफाइड, ये भी जीवाणु से फैलता है, माध्यम जल से। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबालकर पेय जल एवं टीकाकरण करना। इसके बचाव क्या है,
भली भांति हमें भोजन खाना चाहिए जो कि अच्छी तरह से पका हुआ हो और पानी जो कि उबला हुआ हो और उसका टीकाकरण भी व्यक्ति का कराना चाहिए। हम लोग आगे देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए, ये जो कि वायरस के कारण होता है, जल से फैलता है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग एवं टीकाकरण, हम लोग इसके कैसे बच सकते हैं? उबला हुआ जल पिएं और इसका क्या करें? टीकाकरण लगाएं। मलेरिया प्रोटोजोआ है, ये किससे होता है? मच्छर से होता है। मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल का किसी भी एक स्थान पर एकत्रित होने से हमें क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। हम लोग आगे देख लेते हैं। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु, अब जंतुओं में देख लेते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग उत्पन्न का कारण नहीं, वरना दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न होता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ है उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय के खुर मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। हम लोग पौधों में रोग उत्पन्न होने वाले देखते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारण है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों द्वारा इन प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये मनुष्य में भी हो रहा है और जंतुओं में भी हो रहा है और जो कि पेड़ पौधों में भी हमारा हो रहा है। हम लोग आगे देख लेते हैं। जो पादप रोग में जो कि रोग है हम लोग देख लेते हैं। नींबू कैंकर जीवाणु द्वारा फैलता है। तरीका वायरस। गेहूं की ईस्ट, ये किससे फैलता है? कवक द्वारा फैलता है, वायु एवं बीज की सहायता से। हम लोग आगे देख लेते हैं। भिंडी की पीठ, ये वायरस से फैलता है, माध्यम जो कि कीट होगा। हम लोग आगे देख लेते हैं। खाद्य विषाक्तन, कुछ शिशु जीव जो कि हमारे गलत खाने की वजह से फैलते हैं। या बूझो ने एक मित्र की पार्टी में आमंत्रित किया, वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे उल्टी होने लगी, उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया यह खाद्य विषाक्तन के कारण हुआ। तो खाद्य में क्या हो गया? जहर उत्पन्न हो गया। पहली, आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। सूक्ष्म जीव संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है क्या करते हैं? भोजन को खराब कर देते हैं और उसमें जो कि जहर उत्पन्न कर देते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। खाद्य परीक्षण अध्ययन 1 में हमने खाद्य बीजों का परीक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन को घर में परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड कवक आक्रमण कर देते हैं। जो कोई सामान खुले में रखा होता है तो उस पर कवक या फंगस जो कि आक्रमण कर देता है और उसे क्या करता है? खराब कर देता है। पहले ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वो क्या कि एक आम खरीदी, देखी कि कुछ दिन बाद वो क्या हुआ? सड़ गया है। लेकिन जो कि अचार जो है कि उसका दादी द्वारा बनाया हुआ नहीं सड़ा, तो जो कि कुछ रासायनिक पदार्थ उसमें मिलाया गया जिससे कि वो अचार हमारा नहीं सड़ा। हम लोग आगे देख लेते हैं। इससे सड़ने को बचाने के रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में रोकने में समान रूप से किया जाता है। इसका वृद्धि रोकने के रासायनिक उपाय क्या है? नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग करके इसको वृद्धि में हम लोग रोक सकते हैं, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। अतः हम नमक एवं खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम
मेटाबॉक्साइड सामान्य परीक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग कर हमें सूक्ष्मजीव संदूषित होने से बचाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। चीनी द्वारा परीक्षण, हम लोग चीनी द्वारा भी उसका क्या कर सकते हैं, उसका फैलाव रोक सकते हैं। जैम जेली स्वैक्स का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। तेल एवं सिरके द्वारा भी उसे रोक सकते हैं। भंडारण एवं पैकिंग अगर अच्छे से करें तो उसका क्या है, हम लोग अच्छे से रोक सकते हैं, नहीं फैल पाएगा। हम लोग देख लेते हैं अगला, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण देख लेते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपने कक्षा 6-7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। लैक्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं, दलहनी पौधों में जो कि नाइट्रोजन को वातावरण से सोखने में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लैक्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। राइजोबियम कहाँ रहते हैं, पौधे के जड़ में रहते हैं, कोशिकाओं में रहते हैं। सेम और मटर एक सहजीविता है। कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, और कभी कभी जब बिजली चमकता है उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। इसके विषय में अगला भाग में समझेंगे। नाइट्रोजन का हम लोग उपयोग कर देते हैं, पैदा भी कर देते हैं, फिर भी नाइट्रोजन का जो है कि मात्रा हमारा वातावरण में 78% बना होता है। ये कैसे बना होता है इसी बारे में हम लोग आगे देखेंगे। देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं, ये जो कि दलहनी पौधा है, यहाँ पे देखिए ये सब छोटे छोटे हमारे जो है जीवाणु, जो क्या करते हैं, पौधों के जड़ों में रहते हैं और जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हम लोग नाइट्रोजन चक्र के बारे में देख लेते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। कितना परसेंट गैस है, नाइट्रोजन गैस 78%। नाइट्रोजन सभी सजीवों के लिए आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, परहरित न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन की उपस्थिति में होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। पौधे एवं जंतु क्या नाइट्रोजन का उपयोग, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ नीले हरे शैवाल और ये जो है कि दलहनी पौधा जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। और इसका उपयोग किसके द्वारा करते हैं, मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। हम लोग नाइट्रोजन चक्र के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये हमारा जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इसका स्थिरीकरण त्वरित जब बिजली चमकता है तब हो सकता है, या जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीकरण यौगिक में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बन जाते हैं। और फिर क्या होगा, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय रूप में मुक्त कर दिया जाता है। जब ये पौधे मृत्यु मर जाएंगे, खाद में जो परिवर्तित हो जाएंगे, तो सूक्ष्म जीव को क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस को पुनः विमुक्त कर देंगे। और दूसरा त्वरित द्वारा सीधे मिट्टी में आता है, और यहाँ से क्या होगा, पौधों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, फिर पौधों को कौन खाता है, जंतु खाता है। फिर जंतु क्या होता है, उत्सर्जन, जीवों के मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन गैस फिर जीवाणुओं द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर नाइट्रोजन वायुमंडल में हमारा चला जाता है।
हम लोग आगे देख लेते हैं। आपने क्या सीखा, हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा या क्या सीखा। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, बहुत अत्यंत छोटे होते हैं, जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीली शीत मौसम से उष्ण झरनों एवं मरुस्थल के दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। यह हमारे सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात किसी भी मौसम में क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, वायु, मिट्टी, जल, पौधों एवं जंतुओं के शरीरों में पाए जाते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। ये एक कोशिकी एवं बहुकोशिकी होते हैं। ये दोनों प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकी भी होते हैं और बहुकोशिकी भी होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु क्या है, थोड़ा इनसे अलग है, फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित है। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु के गुणन करते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव के औषधि और अल्कोहल के व्यापारिक उत्पादन में हमारे लिए उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे मृत पौधे एवं जंतु अवशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो जंतु मर जाते हैं उनको अपघटित कर देते हैं तथा उन्हें जो कि नाइट्रोजन को वातावरण में फिर विमुक्त कर देते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। प्रोटोजोआ जो है कि अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को जहरीला कर देते हैं, विषाक्त में जहरीला कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लैक्यूम पौधों की जड़ों एवं ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। कुछ सूक्ष्म जीव जो आप देखे हैं जड़ में पाए जाते हैं, वे क्या करते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन को सोख लेते हैं और जो कि नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कर नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो है नीले हरे शैवाल वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन क्या करते हैं, स्थिरीकरण कर लेते हैं, उसे सोख लेते हैं और नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को फिर नाइट्रोजन में क्या करते हैं, विमुक्त करते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है और क्या कहता है, ये पुनः वायुमंडल में हमारा मिल जाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हमारा जो है कि अभ्यास आ गया। प्यारे बच्चों, अभ्यास जो है कि दूसरे वीडियो में बना देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए दूसरे वीडियो में बना देंगे। आप लोग वहां से अच्छे से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहें हम सब भारतीय हैं।